कि आप तो मुझे कह रहे हैं कि मैं कनाडा इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री का कट ऑफ 500 से भी ऊपर है, तो मैं क्यों अप्लाई करूँ? और जब मैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स को देखता हूँ तो इस वक्त मेरा ऑक्यूपेशन डिमांड में नहीं है, तो मेरे अप्लाई करने का क्या फ़ायदा? कि गवर्नमेंट अपना जो C-19 बिल है उसको इम्प्लीमेंट करे और वहाँ पर ये फैसला होगा कि ऑक्यूपेशन जो डिमांड में हाई डिमांड है वो पिकिंग होना शुरू होगी। Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk where we discuss almost everything related to immigration. Today's episode is going to be interesting once again because आज हम बात करने वाले हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के ऊपर उन हजरात के लिए जो कि कनाडा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड तो हैं या शायद अप्लाई भी कर चुके हैं, लेकिन आजकल शायद डिसअपॉइंटेड हैं कि एक्सप्रेस एंट्री का कट ऑफ स्कोर 500 को क्रॉस कर चुका है। तो शायद उनको लगता है कि अब कनाडा इमिग्रेशन अप्लाई करना फ़ायदेमंद नहीं है। तो आज इन सारी बातों को जानते हुए कि एक्सप्रेस एंट्री का कट ऑफ 500 क्रॉस कर चुका है, कुछ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स में शायद आपका ऑक्यूपेशन पिक नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपको कनाडा इमिग्रेशन से उम्मीद क्यों रखनी चाहिए और क्यों अप्लाई करना चाहिए, आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं। एंड टू हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वी आर वंस अगेन ऑनर टू हैव आवर CEO एंड सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट मिस्टर आदिल इस्माइल, हु इज़ एन ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ RCAC by Government of Canada. So let's welcome him. Sir, thank you so much for being here once again. थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में जाना कि आज हम कनाडा इमिग्रेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, और बड़ा रिसेंटली जब हमने अपने सेमिनार्स भी किए और जो रेगुलर कंसल्टेशंस होती हैं उसमें कुछ हजरात ने हमसे ये सवाल किया कि जी कनाडा इमिग्रेशन में अगर हम एक्सप्रेस एंट्री का कट ऑफ देखते हैं तो वो 500 को क्रॉस कर चुका है, तो मैं क्यों अप्लाई करूँ या मुझे क्यों अप्लाई करना चाहिए? और आप तो कह रहे हैं कि जी आप बड़ा इजीली क्वालिफाई कर रहे हैं, एलिजिबल भी हैं, तो वो देखते हैं कि जी कट ऑफ ऊपर है तो हमें क्यों अप्लाई करें? हम क्या इसके अंदर मेथोडोलॉजी होगी, मैं चाहूँगा उस पर आप रोशन करें। बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है एक एस्पिरेंट के लाइफ में कि वो डिसीजन ले कि क्या उसे कैनेडियन इमिग्रेशन ख़ास तौर पर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस वक्त हाई टाइम है या नहीं है। मेरा जो है उनको जवाब ये होगा कि कैनेडियन इमिग्रेशन बैलेटिंग सिस्टम के ऊपर है और उस पर 2 वीज़ा क्लासेस हैं, एक फेडरल स्किल वर्कर और एक है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। जैसे कि हमने कई जगह पर ये इसको आइडेंटिफाई भी किया है कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कभी भी नहीं रोके और वो हमेशा से चलते आ रहे हैं। इवन पैंडमिक में भी ये प्रोविंसेस पिक करते रहे और अप्लाई करते। जी, ज़रूर ये है कि जो डिलेज़ हैं वो आए हैं पैंडमिक की वजह से, बैकलॉग की वजह से। इस वक्त बैकलॉग भी 2.7 मिलियन का जो है वो एप्लीकेशन का बैकलॉग है और फेडरल स्किल वर्कर 1.5 साल तक बंद रहा, जिसकी वजह से जो हाईएस्ट पॉइंट्स वाले हैं वो मुस्तकिल आते रहे और वो क्रॉस कर गया 500 से प्लस। तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि इतना हाई कट ऑफ बनेगा, क्योंकि 1.5 साल से जब बंद था तो 500 से प्लस जो एप्लीकेशन है वो मोर देन 10,000 है। अब ये समझना ये होगा कि अगर कोई 10,000 प्लस या 12,000 प्लस अगर एप्लीकेशन 500 एंड अबव पॉइंट्स के ऊपर है और हर महीने जो ये सिलसिला शुरू हो गया है कि फेडरल ने अपने राउंड्स ओपन कर दिए हैं, तो हर महीने 2 राउंड्स होते हैं और 2 राउंड्स में जनरली जो है एवरेजली 1,500 to 2,000 एस्पिरेंट्स पिक हो रहे हैं और ये 500 प्लस वाले हैं। और आपने ये देखा होगा और इसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब पहला राउंड हुआ था कितना था और अब कितना जो है हो चुका हुआ है रिसेंट, तो आपने ये देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता लोअर डाउन हो रहा है। तो अगर 10,000 भी हैं एप्लीकेंट तो ये 5 महीने में ये फ्लश हो जाएगा और फिर ये 460 और 500 के दरमियान में कट ऑफ जो है वो चल रहा होगा। तो लोगों को ये चाहिए कि डिसअपॉइंट ना हो, प्रिपरेशन करें। ख़ास तौर पर वो लोग जो अभी सोच रहे हैं, जो लोग पहले से मौजूद हैं, ऑब्वियसली उनके पास कोई चाराकार नहीं है और उनको वेट ही करना पड़ेगा और ये उम्मीद रखनी होगी और ट्रेंड देखना होगा कि इस तरीके से अगर होगा तो 4-5 महीने, अब से भी आगे हम देखें 4 से 5 महीने ही लगने हैं और ये ड्रॉप डाउन की तरफ और आ जाएगा और 400 के करीब मतलब 460 और 500 के करीब आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हजरात जब ये सवाल करते हैं कि भाई मैं क्यों अप्लाई करूँ, तो पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि आपकी एप्लीकेशन जितनी ज़्यादा देर तक रहेगी उतने आपके चांसेस ज़्यादा पहले होंगे सेलेक्ट होने के, क्योंकि अगर टाई ब्रेकिंग रूल आ गया तब भी आपको एज हासिल होगा। तो कोशिश ये करके कि अभी से जो तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए ख़ास तौर पे कि वो चूँकि उनको ईसीए करना है या उनको आइल्स करना है और फिर पूल में आना है, तो ये टाइम वैसे भी यूटिलाइज होगा 2 से 4 महीने। उस वक्त तक बाय द टाइम वो पहुँचेंगे तब तक जो है ये रिडक्शन हो चुकी होगी और आपको ईजिली अगले 1-2 महीने के अंदर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने जब बैलेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया तो बैलेटिंग सिस्टम के अंदर आपको साल भर का टाइम दिया है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एप्लीकेशन सबमिट की और फौरी नेक्स्ट डे मुझे सिलेक्शन आ जाए। आपको वेट तो थोड़ा, ये थ्रिल बरकरार रहती है बैलेटिंग के अंदर कि ये क्यूरियोसिटी है कि मेरा कब होगा। तो लेकिन ये आपने डिसीजन लेना कि मेरा जब कट ऑफ बिल्कुल करीब आ जाए तब मैं अप्लाई करूं, तो अगर आपने प्री रिक्विजिट कंप्लीट नहीं की हुई है तो तब भी आगे आपको 2 से 4 महीने लगने हैं। एग्जैक्टली। तो बेहतर ये है कि आप पहले से तैयारी कर लें, इसको इवैल्यूएट कर लें कि कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम विद इन 6 मंथ ये 460 to 500 के दरमियान खड़ा हुआ होगा। उस वक्त अगर आप पूल में नहीं होंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो ये जो बैकलॉग है, एक वो बैकलॉग है जो परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन का है, वो 5 लाख से ज़्यादा है। इस वक्त भी जो पेंडिंग डिसीजन के ऊपर जो एप्लीकेशन है पीआर की, वो 51,000 से ज़्यादा है। तो ये आपको जो है देखना होगा कि आपका जो एक्सप्रेस एंट्री का पूल है वो भी बहुत बड़ा है और उसके अंदर 500 प्लस ये कत्तन उस वक्त तक नहीं रहेगा जब तक ये एप्लीकेशंस में ये सारा 500 प्लस वाले सेलेक्ट ना हो जाए। एक तो ये बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये फेडरल स्किल वर्कर और 500 प्लस या 460 प्लस वाला जो आपका मैटर है वो ज़्यादा सूट करता है यंग एप्लीकेंट्स के लिए। राइट। ये हर किसी के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई 34, 35, 36, 40 वाला जो है बंदा चाह रहा है अप्लाई करना और वो मुस्तकिल देख रहा है हाई कट ऑफ को, फेडरल वाले को, तो ये भी गलत तरीक़ेकार है क्योंकि आपका फेडरल का केस होने नहीं वाला, क्योंकि ये इतना इम्कान तो अभी फ़िलहाल नहीं मौजूद कि 400 तक चले जाएगा अनटिल एंड अनलेस कि गवर्नमेंट अपना जो C-19 बिल है उसको इम्प्लीमेंट करे और वहाँ पर ये फैसला होगा कि ऑक्यूपेशन जो डिमांड में हाई डिमांड है वो पिकिंग होना शुरू होंगे। बट फॉर द टाइम बिंग अगर इसी रूल को फॉलो किया जाए जो अभी तक चल रहा है, उसमें सिर्फ आपको सिंपल मैथ्स करने की ज़रूरत है। सिंपल मैथमेटिक्स से आपको पता चल जाएगा कि 4 से 5 महीने फर्दर लगने हैं इस वक्त से जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और ये रिड्यूस हो जाएगा कट ऑफ और आपकी सिलेक्शन मुतवक्के होगी। वेयर एज इसको रिपीटेडली मैं आपको बता देता हूँ कि वेयर एज जो हजरात भी 32 साल से अगर अबव हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है, या 33 साल से अबव हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो फेडरल में फिट इन हो। उनको तो करना ही PNP होगा, उनका काम होगा ही प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा मजीद क्लियर कीजिएगा। जब हम कहते हैं कि वो हजरात जो 32 से अबव हैं उनके लिए फेडरल में क्यों मुश्किल है और प्रोविंशियल में ज़्यादा आसान क्यों है, कि क्या एज के ब्रैकेट में पॉइंट्स आपके कटने शुरू हो जाते हैं, और अगर कटने शुरू हो जाते हैं तो कब से वो कटना शुरू हो जाता है? देखिए 29 से जैसे ही आप अबव होगी, आपकी 30th बर्थडे आ जाएगी तो 5 पॉइंट्स आपके जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फतन मतलब वो काट रहा है। जी हाँ, अगर कोई सिंगल है तब भी उसके पहले 5 होंगे, फिर नेक्स्ट ईयर उसका 6 पॉइंट्स डिडक्शन हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा 5 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आएगा 6 पॉइंट। तो ये कम से कम 4-5 साल तक उनको ये तरतीब पे आपकी डिडक्शन होगी। वेराज कोई अगर मैरिड कपल अप्लाई कर रहा है और दोनों की ही प्रोफाइल मौजूद है या वो फैमिली के लाइक अप्लाई कर रहा है तो उसमें डिडक्शन 5 पॉइंट्स की होते रहती है। Okay. तो इसलिए जब आप 10 से 20 पॉइंट शॉर्ट हो जाएंगे और ऑल टुगेदर अगर एक कोई बंदा 777-8 करके भी आता है, CLB 9 करके आता है जिसको हम कहते हैं, या CLB 10 भी अगर कर लेता है, वो समवेयर अराउंड 460 to 470 पॉइंट्स बनाता है। ठीक है ना, अगर एक मैरिड अगर बंदा अप्लाई कर रहा है तो अब आप इसमें से 20 पॉइंट्स माइनस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके एज के पॉइंट्स कम हो रहे हैं, 15 पॉइंट्स माइनस करें तो आप कट ऑफ से बहुत दूर हो जाएंगे। तो दैट्स द रीज़न वाई मैं कहता हूँ कि फिर उनके लिए प्रोविंशियल नॉमिनी होता है। बट इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप फेडरल से आउट हो जाते हैं, आप उस पूल में तो रहते हैं, लेकिन चूंकि एनालिटिकली आपको पहले से बताया जा सकता है कि आपको इसकी उम्मीद ऐसा सच रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि बैलेटिंग सिस्टम है, हमें यू नेवर नो होता है, आप कभी भी सिलेक्शन के ऊपर हो सकता है, प्रोवाइडेड ये गवर्नमेंट एकदम से कोई डिप डाउन करे। फेडरल में अगर करना चाहे वो कर सकती है, रोका तो नहीं हो उनको किसी ने। तो अगर आप पूल में नहीं होंगे तो आपकी सिलेक्शन भी होगी। बट चूंकि सिस्टम वर्क इस तरह से करता है कि आपको फेडरल के तहत पूल में आना होता है, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री का पूल बनता ही फेडरल के 67 पॉइंट्स को मीटअप करके। अभी टेक्निकल बातें हर बंदे को नहीं पता होती, तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि फेडरल के 67 पॉइंट्स क्या हैं, पूल में मैं क्यों किस तरह से मैं आऊँगा।
आपके फेडरल के 67 पॉइंट्स बनेंगे, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल तब बन सकती है, उसका अपना ग्रेडिंग सीआर सिस्टम अलग है। जी हाँ, सो और बेसिकली उसी के तहत पॉइंट्स है वो एंट्रेंस रिक्वायरमेंट है, और उसी के तहत जो है आपको फिर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम फाइल अप करने होते हैं। एक आध प्रोविंस है जैसे सस्कैचुअन हम कहते हैं कि उसके पास OID भी है, जिसके लिए आपको पहले से एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल की जरूरत नहीं होती है। तो एक आधी प्रोविंस के लिए फिर आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो तब भी आपको इट्स अ इन्विटेशन सिस्टम, इट्स अ बैलेटिंग सिस्टम, आपको पूल में आना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो इसके अंदर ट्यूनिंग कर सकते हैं थ्रू द कंसल्टेंट या अपने तौर पर भी, वो ये हो सकता है कि आप अच्छा NOC अपने डोमेन के मुताबिक सेलेक्ट करें एंड देन एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। राइट। सो उन हजरात के लिए भी बताइएगा कि जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स को जो है ना मॉनिटर कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जी एक फलाना प्रोविंस जो है इन्विटेशंस तो इशू कर रहा है, लेकिन शायद उनका टारगेट कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, तो फिर भी कुछ लोग जिनका इन्विटेशन नहीं हो रहा तो वो जो है ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हम क्यों अप्लाई करें, वेयर उनके लिए तो अच्छी बात है जिनका ऑक्यूपेशन पिक हो रहा है, उनको उम्मीद भी नहीं थी लेकिन उनको सिलेक्शन मिल गया। तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि उम्मीद रखनी चाहिए या क्या करें? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया का है एग्जैक्टली, और आपको बैलेटिंग में यही बोल कर ही लिया जाता है। हाँ, उन हजरात से हम इख्तलाफ करेंगे कि जब वो आपको आपका केस लेने से पहले ही आपको जो है कहते हैं गारंटीड है या 100% है, तो ये बैलेटिंग में मुमकिन नहीं होता है। आपको पूल में आना होगा, आपको जो है वो रूटीन को देखना पड़ेगा कि क्या चल रही है इस वक्त रूटीन PNPs की, उनका ट्रेंड क्या चल रहा है, और फिर ये कभी भी मुमकिन हो सकता है, कभी भी आपका, क्योंकि लेबर मार्केट ओपिनियन मिलता है प्रोविंसेस को और उसके मुताबिक वो एक्ट करते हैं और सिलेक्शन के ऊपर जा रहे होते हैं। तो आपका वैलिड प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। आप 1 साल तक रहें, 2 साल तक रहें, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि आप 32 साल से ऊपर वाले जो भी लोग हैं वो हजरात 43-44 तक भी प्रोविंशियल नॉमिनी की उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। वो सिलेक्शन हो सकती है, बट टू द पॉइंट 100% को अगर कोई किसी को कहते हैं कि ये आप आए हैं पूल में आपका हो जाएगा, ये गैर मुनासिब। ऑब्वियसली, और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स में भी मेरा ख्याल है कि ऑक्यूपेशन वाइज जिस तरह आपने बात की कि लेबर मार्केट की ओपिनियन के तहत ही पिक किया जाएगा, तो वो बड़ा क्लोजली जो है ना मॉनिटर करना ज़रूरी है कि कौन से ऑक्यूपेशन पिक हो रहे हैं, आपका कहाँ पर फॉल कर रहा है, और वो मेरे ख्याल है कि आपको एक्सपीरियंस कंसल्टेंट जो है ना बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल, और उसमें ये भी एहतियात करना चाहिए कि आप पिंग पोंग नहीं कर सकते। अब आज आपने देखा कि ना भाई 2281 आ रहा है या 0123 आ रहा है आपका कोई NOC, तो आपने क्या कहा कि भाई ये जो NOC आ रहा, अब मैं इसके ऊपर स्विच कर जाता हूँ, पहले मेरा जो था वो नहीं आ रहा था फॉर एग्जांपल। तो ये आप पिंग पोंग अगर करेंगे तब भी आपके लिए दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि आप देखकर, रिजल्ट देखकर आप अपने आप को जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। जब आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है अगले प्रोविंस में जो नॉमिनेशन होगी प्रोविंस की उसमें आपका सिलेक्शन ना हो। तो इसलिए अपनी स्किल्स और अपने डोमेन के ऊपर जो है वो फोकस करें। पहला तो ये, हाँ कहीं ज़रूरत है, और डोमेन आपका जो एक्सपीरियंस का डोमेन है और ऑक्यूपेशन का डोमेन है आपको इतनी इजाज़त देता है कि आप उसको क्लेमिंग के ऊपर जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप फैब्रिकेशन के ऊपर चले जाएं। तो ज़्यादा बेहतर है कि अकॉर्डिंगली वर्क करें और सजेशन के साथ अपनी NOCs के लिए पहले तो जो हमने सजेस्ट कर दी या कंसल्टेंट ने सजेस्ट कर ली वो, और अगर कोई चेंजेस करवानी है तो आपको क्लाइंट को खुद आना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रूव करना है थ्रू दी डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्वियसली, सो ये सारी चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल है लास्टली हम उसको जब कंक्लूड करने जा रहे हैं तो ये बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि कनाडा इमिग्रेशन जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैलेटिंग सिस्टम के तहत आपको अप्लाई करना पहले ज़रूरी है। जी, अगर आप करेंगे ही नहीं तो एट द एंड आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, और ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करना ज़रूरी है। लास्टली मैं चाहूँगा कि अगर आप इन ए नट शेल बताना चाहें कि क्या मैक्सिमम क्राइटेरिया जो शख्स अगर मीट कर रहा है कि एज कहाँ तक जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन कहाँ तक कर सकते हैं, और किस तरह से वो जो है ना PNPs के थ्रू करें? देखिए, PNPs के लिए तो आपको 43-44 तक भी आप लास्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, 1 आध साल का ही मिलेगा, क्योंकि 45 के बाद मैं रिकमेंड नहीं कर रहा होता हूँ। 43-44 वाले भी हैं, वो लास्ट अटैम्प्ट ज़रूर करें, क्योंकि एलिजिबल अगर आप हैं, अगर आपने मास्टर्स फॉर एग्जांपल आपने किया, ये बेहतरीन कैंडिडेट होगा जिसके पास 10 साल का ऑब्वियसली 43-44 पर है या 38-39 के ऊपर है, उसके पास 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड है, इसके पास चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, इंग्लिश दरमियानी दर्जे के भी आइलेट्स की मद में अगर हम बात करें, अगर CLB 8 6.5 इन ईच एंड 7.5 लिस्टिंग भी अगर सिर्फ कर लें तो तब भी बहुत ब्राइट चांस है PNP के अंदर कि आपकी पिकिंग हो सकती है। वेयर एज फेडरल के लिए सीधा सीधा हिसाब है कि यंगस्टर्स जो है वो ज़्यादा फॉल करते हैं और वो 450 एंड अबव कर सकते हैं। तो 29 से लेकर 32-33 तक ये लास्ट लिमिट होती है आजकल के फेडरल स्किल वर्कर को अगर देखकर, और उस पर भी आपको वो शख्स जो 450 प्लस करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो CLB 9 करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं CLB 8 करके कहूँ कि मेरे पॉइंट्स आगे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, या 450
54 60 प्लस हो जाएंगे, नहीं। CLB 9 का मतलब है 7 इन ईच एंड 8 इन लिसनिंग। ये करेगा तभी उसके चांसेस बनेंगे। उसके बावजूद उसको पूल के अंदर जो है वो अपना वेटिंग करना है और रिजल्ट को देखना है। जब भी रिडक्शन होगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसी तरह जो मैंने ये पूछा आपसे कि मैक्सिमम लिमिट्स क्या है, उसकी वजह ये है कि जो सस्कैचुअन जैसे प्रोविंसेस हैं, अभी हमने रिसेंटली देखा कि 67 के ऊपर उनका कट ऑफ ड्रॉप हो गया, तो वो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन हज़रात के लिए जो कि फेडरल के क्राइटेरिया को कभी भी ड्रॉप करें। सस्कैचुअन सबसे ज़्यादा एक तो PNP में सिलेक्शन करते हैं, तो उसको भी टारगेट बनाकर हम जो है वो काम कर सकते हैं। प्लस वो 65 पे भी कभी ड्रॉप डाउन कर जाता है, तो आप पूल में होंगे, क्योंकि पूल में आने के लिए भी आपको प्री रिक्विजिट करने की ज़रूरत है। तो वो प्री रिक्विजिट आपने कंप्लीट किए, देन आप पूल में आए, देन आप वेटिंग जब 1 साल के अंदर कर रहे हैं, कभी भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो उसके लिए आप कुछ और उसको इन्हांस करने के लिए कुछ आप जो है वो कर सकते हैं। अपने आइल्स को इंप्रूवमेंट अगर करना चाहते हैं वो कर लें। आपको कोई फ्रेंच जो है उसके अंदर दाखिला लेना है और फ्रेंच को सीखना है और फ्रेंच के जो है वो टेस्ट देने हैं, तो उसके मुताबिक भी आपके जो है पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सारे चांसेस आप जो है वो बढ़ा सकते हैं कुछ फैक्टर्स को वर्क। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट मच इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। और एक्सप्रेस एंट्री का जो एग्जैक्ट अभी क्लियर पिक्चर है वो आपने लोगों को दे दिया, मेरे ख्याल है काफ़ी मोटिवेट करेगा उनको अप्लाई करने के लिए। एंड फॉर मोर सच काइंड ऑफ ये जो टॉपिक्स हमारे पास आते रहते हैं, लोगों के सवाल आते रहते हैं, उसके लिए हम आपको ज़हमत देते रहेंगे इन्हीं सच काइंड ऑफ एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर वंस अगेन। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। और अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.superiorimmigration.com, and for more such kind of informative videos, make sure to subscribe our YouTube channel. This is Abu Bakr Adil signing off. See you in the next one.